बांग्लादेश में 1971 में क्या हुआ था, ये बात मैं भी जानता हूं और ये बात इस डिबेट में बैठा हर एक शख्स, हर एक मेहमान जानता है कि बांग्लादेश अगर आज है, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से मिली है। भारत के सैनिकों ने शहादत दी, तब जाकर बांग्लादेश बना। भारत की तरफ से रोटी कपड़ा दिया गया, तब जाकर बांग्लादेशियों के तन पे कपड़ा आया था। और वो कहता है कि जीत हमारी थी, लड़ाई हमने लड़ी थी, जीत हमने हासिल की थी, भारत ने तो सिर्फ थोड़ी सी मदद की थी। ये एहसान फरामोशी नहीं है क्या? मैं और क्या कहूं इसको? नहीं, बिल्कुल ये एहसान फरामोशी है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि बांग्लादेश में ये जो कुछ चंद इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स और जो कि अभी एक ब्यूरोक्रेट की भूमिका में हैं, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अपना जो रिस्पांस दिया है, ये निसंदेह एहसान फरामोशी तो है ही। साथ ही साथ ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये जो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं, वो जमात इस्लामी बांग्लादेश की जो सोच रही है, जो उसके कृत्य रहे हैं, उसकी को सपोर्ट करने वाले ये एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी बांग्लादेश नामक ये जो कट्टरवादी जो संगठन है, रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो संगठन है, ये जब 1971 का जो वॉर में पाकिस्तान की सेना, जिसने कि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर बेइंतहा जो है जुल्म किए और महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बलात्कार करना और लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारना और हर तरीके की बर्बरता और अत्याचार पाकिस्तान की सेना ने जो किया था, उसमें ये जमात इस्लामी बांग्लादेश ने उसका साथ दिया था। और ये जो ऐसी ही सोच रखने वाले आज बांग्लादेश में फिर से अपना सिर उठा रहे हैं, फिर से अपने दबदबे को बनाने के लिए वो तरह तरीके की साजिशें रच रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने कि इस तरीके की बात कही है कि ये हमारा वॉर था और भारत का इसमें कोई सिर्फ एक असिस्टेंस था, नो मोर इत्यादि, इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं, ये निसंदेह एहसान फरामोशी है। ये इनकी कट्टर इस्लामिस्ट मानसिकता को दर्शाता है, भारत विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता को भी दर्शाता है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और इस तरीके के ही जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को आज बिल्कुल अंधकारमय स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध एक छात्र आंदोलन की आड़ में गहरी साजिश रची गई, शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, उनके सामने भी वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर दी गई जैसे कि 1971 के समय में थी। और जाहिर है कि 1971 के बाद कुछ वर्षों के बाद जिस तरीके से शेख हसीना के जो पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जो बांग्लादेश में मौजूद थे निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी तरीके की साजिशें आज बांग्लादेश में रची गई। और शेख हसीना तो किसी तरह से अपने प्राण बचा करके वो भारत में आने में सफल हो गई और भारत ने जाहिर है कि एक मित्र का व्यवहार करते हुए उनको शरण दी। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर की आज की जो साजिशें हैं, वो किसी 1971 से कम नहीं है। और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि अपनी मानसिकता इस तरह से समय समय पर दर्शा रहे हैं, वो इस बात को ही दर्शा रहे हैं कि ये जमात इस्लामी बांग्लादेश वाली जो सोच रखने वाले एलिमेंट्स हैं, जो कि आज ये मोहम्मद यूनुस की सरकार के एडवाइजर्स बने बैठे हैं। तो अगर इसी तरीके के एलिमेंट्स बांग्लादेश में और भी प्रभावी रहे, तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि बांग्लादेश का जो भविष्य है, वो आने वाले समय में उसी तरीके का बन सकता है जैसा कि आज पाकिस्तान का है। और बांग्लादेश भी आतंक की एक जमीन बन सकता है। रेडिकल जो सोच रखने वाले, इस्लामिक सोच रखने वाले जो भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, उनका एक अड्डा बन सकता है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जाहिर है कि भारत की जो इस पूरी स्थितियों पे पैनी नजर है और भारत ने एक शानदार युद्ध लड़ा था, ये भारत की विजय। और भारत का यदि सहयोग बांग्लादेश को न मिला होता तो बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आ सकता था, यह असंभव था। और जाहिर है कि भारत ने ये जो युद्ध है 13 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। 93,000 जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो घुटनों के बल आ गए थे और आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया था भारतीय सेना ने। इस बात को मैं कर्नल टीपी त्यागी के शब्दों में उनके मुंह से सुनना चाहूंगा, क्योंकि कर्नल टीपी त्यागी वो शख्स हैं जो 1971 के वॉर वेटरन रहे हैं और सारी चीजों को 1971 में क्या हुआ था त्यागी सर ने अपनी आंखों से देखा था, उसके साक्षी हैं। कर्नल त्यागी, किसके सामने घुटने टेके थे पाकिस्तान ने? किसके सामने घुटने टेके थे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने नियाजी के साथ? देखिए, अब अगर बांग्लादेश ये कहने लगे
कि हमने ये युद्ध अपने आप जीता, तो ये इस तरह का झूठ है कि ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलाने में मदद नहीं करती। लेकिन हम चूंकि एक ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, लिहाजा हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने कहा क्या। नजरुल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पूरी ट्वीट के अंदर कहीं बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सरकार और फौज हमारी सहयोगी थी। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सच है। और दूसरा, जो उनका स्टूडेंट लीडर है अब्दुल्ला, वो तो इस हद तक चला गया कि उसने ये कहा कि हिंदुस्तान ने इस किस्म से अपनी सेना की तारीफ करके उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है और हमारी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी के लिए ये खतरा है, लिहाजा हमें इंडिया के साथ इसके अगेंस्ट फाइट करनी होगी। और जो श्रीमान यूनुस जी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में मुजीबुर रहमान का नाम नहीं लिया और शेख हसीना के लिए कहा कि दुनिया की वक्त सबसे खराब ऑटोक्रेटिक वो गवर्नमेंट है। ये उनकी मेंटेलिटी दिखाती है। मैं दो सवाल, पहला तो ये कि जो 800 पैरा ट्रूपर्स ने 11 दिसंबर को वहां पे ड्रॉप किया था, उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? जो पुंगली ब्रिज के ऊपर लड़ाई हुई थी, जिसमें 350 पाकिस्तानियों को मारा गया था, उसमें एक भी बांग्लादेशी था क्या? और जब ये नहीं था तो ये कैसे कह दे कि साहब ये सारा काम बांग्लादेश ने किया? मगर इतना सच भी है कि हमारे जब पैरा ड्रॉपिंग वहां हुई थी तो बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी उसने वहां पे ड्रॉपिंग जोन बनाया था। यानी कुल मिला के बात ये है कि ये तिल का पहाड़ बना रहे हैं। मगर तिल इतना सा सच भी है कि बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश के सैनिक भी तो उसमें शामिल थे, हालांकि वो थे तिल के बराबर ही। तो हम तो इस बात से इनकार कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या सर भारत के बिना यह संभव था? अगर भारत के सैनिक जांबाजी से वहां पर न लड़ते, भारत के सैनिक अगर अपनी शहादत न देते, तो क्या पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश होता? सवाल ही नहीं उठता सर। बांग्लादेश कैसे बन गया होता? बांग्लादेश बन ही नहीं सकता था। हमने अब शहादत दी है। 3000 हमारे सैनिक मारे गए, 9000 जो है वो जख्मी हुए। और अगर बांग्लादेश के बस की होता तो तब कर लेता जब उनकी 3 लाख औरतों के साथ रेप हो रहा था। बांग्लादेश के बस की होता तो 30 लाख लोगों को क्यों मरने दिया पाकिस्तान के हाथों? ये तो अंधे आदमी को भी दिखाई देता है कि जिस पाकिस्तान ने उन पे अत्याचार किए, आज वो उन्हीं के साथ में गलबैया कर रहे हैं। यानी मुझे लगता है कि ये सिर्फ धर्म का एंगल है। यहाँ पे ना लॉजिक है, ना रीजन है, ना सोच है, बिल्कुल नहीं है। हमने जरा सी बात एक बता दी कि भाई हाँ इतना तो सच है कि वो भी थे, मगर पूरी की पूरी लड़ाई में जो मेजर, और मेजर भी नहीं, मोन्यूमेंटल मेजर रोल जो था वो इंडियन आर्मी का था। इंडियन आर्मी नहीं रही होती तो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार बाकायदा यूं ही चलते रहे होते, पता नहीं उद्देश्य का क्या होता। और आज ही ऐसा करके अपनी और ज्यादा फजीयत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की साड़ी मत खरीदो, हिंदुस्तान का सामान मत खरीदो। खालिदा का बेटा अपनी पत्नी की साड़ी को जला रहा है। ये क्या हो रहा है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है तो और क्या है? और ये सामान ले रहे हैं, ये सामान ले रहे हैं पाकिस्तान से, एम्यूनिशन ले रहे हैं, बम ले रहे हैं, आरडीएक्स ले रहे हैं, बड़े हथियार ले रहे हैं, बाकायदा ड्रोन लगा रहे हैं सिलीगुड़ी सेक्टर के सामने। ये सब न्यूसेंस है। बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि न्यूसेंस वैल्यू में भी थोड़ी बहुत वैल्यू रहती है। और वो न्यूसेंस वैल्यू अगर दूसरी न्यूसेंस वैल्यू से मिल जाए तो कंपाउंड होती है, और वो दूसरी न्यूसेंस वैल्यू है पाकिस्तान। और इसलिए हमें इसके बारे में अब सिंसियरली एक्शन लेना है, सोचना है, प्लानिंग करनी है। बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद जी, क्या मोहम्मद यूनुस और नजरुल जैसे कट्टरपंथियों की जुबान नहीं कांपती होगी ये सब बातें कहते हुए, जबकि वो सब जानते हैं कि उस वक्त अगर भारत का इंटरफेरेंस नहीं होता तो पूर्वी पाकिस्तान की महिलाओं से बलात्कार होता रहता और पाकिस्तान करता रहता। जी हमने यहां से ट्रक भेजे थे खाने के, तब पेट भरा था। कपड़ा भेजा था, तब तन ढकने को कपड़ा मिला था, तब तन ढका था। लेकिन हमने यह सोच के नहीं किया था कि एहसान है। लेकिन बांग्लादेश सब कुछ जानते समझते एहसान फरामोशी कर रहा है। देखिए, राजनयिक स्तर का आप इसको संघर्ष मत मानिए।
ये संघर्ष है सभ्यताओं का संघर्ष। इनकी सभ्यताओं को यदि आप बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे डीएनए थ्योरी को थोड़ा पढ़िए, 5 पीढ़ियों तक मातृ कुल की प्रभाव रहता है, तो वहाँ 7 पीढ़ियों का पितृकुल का रहता है। और जब उसके बाद में इंटरजेनरेशनल गैप्स आ जाती है, यानी कि 7 पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती है, तो फिर अपने पूर्वजों के साथ में कोई स्नेह नहीं बनता, नहीं कोई थैंकफुलनेस रहती है। तो बांग्लादेश की आज जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि अपनी माँ बहनों की अस्मिता का सौदा करने वाले ये राजनेता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को लूटना चाहते हैं, मानवता को शर्मसार करना चाहते हैं। और आप देखिएगा बहुत शीघ्र ये स्थिति भी आपके सामने आएगी। राजनीतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि यदि आंतरिक संघर्ष है, तो पड़ोस की ओर आंखें दिखा दो, पड़ोस की ओर उंगली कर दो, ताकि आपकी जनता का पूरा ध्यान पड़ोस की तरफ चले जाए और किसी से भी आप दुश्मनी निभा लीजिए, छोटा मोटा युद्ध लड़ लीजिए, कुछ वाक चातुर्य के साथ में कुछ बोल दीजिए, परंतु ये नहीं समझते कि श्वान भ्रांति में जी रहे। एक बैलगाड़ी के नीचे बैठे हुए कुत्ते की इनकी हैसियत है, ये चल रहे हैं, इनको लगा कि बैलगाड़ी इसलिए चल रही है, ये उचित नहीं है। और ये बात मान करके चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल तो छोड़िए, इनकी स्वयं की जनता बहुत जल्दी एक आंतरिक विद्रोह को सामना देगी। एक और मुजीबुर रहमान यहाँ से निकल करके आएगा और आप बांग्लादेश की स्थिति देखिएगा, सोमालिया से भी बदतर भुखमरी की कगार पे रहेगा। जो अन्न देता है उसके साथ में ही ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो मान लीजिए कि इनके अंतरात्माएं नहीं है, ये मानवीय परिप्रेक्ष्य के लोग नहीं है, इनके जिन्स के अंदर मानवता समाप्त हो गई है। ये पुनः उस पाषाण युग के लोग हैं जिन्हें पत्थरों से ही लड़ना आता है और नहीं कोई इनके